वेलकम टू चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं एज पर एनसीईआरटी। 14.1 इवेंट्स, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा पहले बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के अंदर भी कुछ स्पेशल वेराइटीज़ है, उस पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर 14.2 है एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उन रूल्स के हिसाब से कैसे वेरियस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ये चैप्टर है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक 14.1 इवेंट्स। अब इवेंट्स पर डायरेक्टली जाने से पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स यानी जैसे कोई आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है पॉसिबिलिटी। अब इसका जन्म क्यों हुआ था और कहाँ पर हुआ था? राजा महाराजाओं के समय वो गैम्बलिंग करते थे और गैम्बलिंग करते टाइम हर एक राजा को जीतना होता था। अब जीतने के लिए जो मैथ्स नेसेसरी है, वैसे लोगों को हायर करते थे कि कौन यहाँ पर इंटेलिजेंट है, कौन स्मार्ट है, जो हमें स्ट्रैटेजी या प्लान्स प्रोवाइड करवा सकता है जिससे हम जीत जाएं। और वहीं से एक शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी थियरी, कैसे हम गेम्स में टैक्टिक्स लगा करके हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और इवेंचुअली वहाँ से एक पूरी सीरीज चली और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लिखा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिन की स्टोरी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी और कहाँ से इसका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। टर्म्स ध्यान से सुनना। पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। क्या कहा मैंने? एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो भी आप काम करते हो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंट। काम करते हैं जैसे सर जी, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, पिकिंग अ कार्ड, पिकिंग अ मैन फ्रॉम अ ग्रुप, पिकिंग अ वुमेन फ्रॉम अ ग्रुप। ये जो भी आप काम कर रहे हो इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अभी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक्सपेरिमेंट मान लेता हूँ रोलिंग अ डाई। आपने लूडो तो खेला ही होगा, लूडो किंग हो, आप खेलते ही हो, राइट? तो रोलिंग अ डाई जब आप ऐसे करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? सर आउटकम आ सकता है 1 नंबर या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। क्या 6 के ऊपर नंबर आ सकते हैं जैसे 7 8 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ? नहीं आ सकते सर जी। क्या 1 के नीचे वाले नंबर्स आ सकते हैं? 0 -1 -2? नहीं आ सकते। अब ये जो आपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहा है मेरे को, उसी को हम मैथ्स के दुनिया में कहते हैं सैम्पल स्पेस। बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप पहले भाषा को समझो, टर्म्स को समझो। एक बार ये समझ गए फिर उसकी कनेक्टिविटी समझो, वो समझ गए तो ये दुनिया बहुत ही आसान है। अगर फटाफट से सीधा एग्जाम्पल्स पर जाओगे, रट्टाबाजी करोगे, फंस जाओगे। ठीक है जी, चलो। तो सैम्पल स्पेस क्या होती है? सैम्पल स्पेस में अभी अभी मैंने कहा कि आप लिखते हो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसी को छोड़ना नहीं है। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मुझे कहा दैट सर जी एक डाई थ्रो करने पर आउटकम्स आ जाती है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, बट 6 के ऊपर नहीं आ सकता, 1 के नीचे नहीं आ सकता। अब इस प्रकार से आपने लिखा, ये होता है सैम्पल स्पेस। अब क्योंकि सैम्पल स्पेस एस से स्टार्ट होता है तो इसको एस लेटर डिनोट किया गया है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस बताओ तो कितने होंगे? तो काउंट करना, इस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। क्या टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट यानी हम काम कर रहे थे कुछ, सैम्पल स्पेस उस काम में क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो सारा उतार दिया। अब किसी का कुछ आस्क हो सकता है, क्या आप मेरे को एलिमेंट्स बता सकते हो जहां पर एक डाई रोल करने पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ जाए? तो बताना कौन कौन से इवन नंबर आ सकते हैं। अब किसी का आस्क है ये, उसको सिर्फ इवन नंबर ही चाहिए, डाई थ्रो करने के बाद उसको और नंबर नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखना, इवेंट को हम आस्क कहते हैं। यहाँ पर इवेंट ई से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर से ई डिनोट किया है। कभी क्वेश्चन में ए बी सी कुछ भी आ सकता है, इवेंट को कोई भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने ई से किया। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस। अच्छा, तो क्या क्या इवन नंबर है डाइस पर? 2 4 6। इसके अलावा कुछ नहीं है सर जी, बस इतने ही है। तो यहाँ पर लिख दिया 2 4 6।
ये आपके आज के हिसाब से ये फिट होता है, इसके अलावा और कोई फिट नहीं होता। तो ये तो हो गया ई का सेट। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, तो काउंट करो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे, सो एन ऑफ ई कितना हो गया 3। ये था इवेंट का मतलब क्या है। अब अगर आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इस इवेंट की, क्या कहा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो आपको सिंपली कहना है प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायरमेंट बाय टोटल। फिर वो कुछ भी टॉपिक होने दो, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थियरम, कोई भी टॉपिक होने दो, प्रोबेबिलिटी सिंपली होता है रिक्वायरमेंट बाय टोटल। अब कहना क्या चाहते हो सर जी इससे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर आस्क इन योर इवेंट, एन ऑफ ई क्या था, इवेंट, इवेंट यानी आस्क, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, जो था सैम्पल स्पेस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैम्पल स्पेस। क्लियर? इसी को मैं कहता हूँ ये आपका रिक्वायरमेंट या आपका आस्क, नीचे वाला टोटल, एक्सपेरिमेंट में टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बस रिक्वायरमेंट बाय टोटल। अब एन ऑफ ई हमारा है 3, एन ऑफ एस हमारा यहाँ पर था 6, सो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 1/2। अब अगर आपका आस्क होता कि इवेंट में आप कहते कि नहीं सर जी मुझे तो चाहिए गेटिंग नंबर 3, अब ये गेटिंग नंबर 3 एक ही पॉसिबिलिटी है, चेक करो, एक ही पॉसिबिलिटी है, डाई थ्रो करने पर ये 3 एक ही बार है, बाकी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर एन ऑफ ई आपके लिए हो जाता कितना, एन ऑफ ई हो जाता 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट 3 पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता, प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल, रिक्वायरमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट है, टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। क्या बेसिक आइडिया समझ में आ गया सभी को? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये एक फॉर्मेट कैसा था, ये फॉर्मेट हमारा था कि हमने सबसे पहले किया, देखो मैं कंक्लूजन लिखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हुआ क्या है अब तक, कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद सैम्पल स्पेस क्रिएट हुआ, सैम्पल स्पेस क्रिएट होने के बाद हमने आस्क पूछा और वो आस्क की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। यही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया, चेक करो, एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई, सैम्पल स्पेस ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, उसमें एन ऑफ एस हमारे कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम टोटल कहते हैं, ठीक है। और फिर इवेंट आस्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट इसको हम कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इसको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने फाइंड किया। तो ये प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस पर पढ़ने जा रहे हैं कि इवेंट, यहाँ पर तो आपने बड़ा सिंपल कह दिया कि गेटिंग नंबर E1 ऑन दी डाई या गेटिंग नंबर 3 ऑन दी डाई, ऐसे, बट ऐसे कौन कौन से स्पेशल इवेंट संभव है इन दिस प्रोबेबिलिटी वर्ल्ड, उसके बारे में जानते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इवेंट्स के अंदर अब हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अंदर हमारे पास इन टोटल 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप है इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है, जब मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव, हो ही नहीं सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाई को रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया। अब मेरा आस्क देखना, मेरा इवेंट देखना, मेरा इवेंट ई कहता है गेटिंग नंबर 7, और आप कहोगे एक डाई थ्रो करने पर नंबर 7 आउटकम आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। कौन से इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं? जिनका रिक्वायरमेंट सैम्पल स्पेस में है ही नहीं। जैसे अगर मैं कह दूँ इवेंट ए विच इज़ गेटिंग हेड, अब डाई रोल करने पर हेड कैसे आएगा, संभव ही नहीं है। सो इवेंट ए इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और फॉर्म में लिखा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट इज लाइक नल इवेंट। नल इवेंट यानी 5, ठीक है, सिंबल दिया जाता है। अब ये 5 का मतलब ये है कि 0 एलिमेंट्स इन योर इवेंट। गेटिंग नंबर 7, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कितना एलिमेंट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नल एलिमेंट है। अच्छा, अगर इवेंट ए की बात करें तो गेटिंग हेड व्हेन यू रोल अ डाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, इस प्रकार से ब्रैकेट लिखेंगे, नल। समझ में आ रहा है, इनको नल इवेंट्स भी कहते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स को नल इवेंट्स भी कहते हैं। ये तो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट, और इस टाइप 1 के अंदर एक और उन्होंने जोड़ दिया जो था श्योर इवेंट। अब जैसा नाम है वैसे ही काम है, श्योर इवेंट यानी 100% आना ही आना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन मैंने डाई को रोल किया,
ठीक है, डाई को रोल किया तो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। अब मेरा आस्क ये है, मेरा इवेंट ये है, जैसे इवेंट ई मान लेते हैं, गेटिंग नंबर क्लोज्ड इंटरवल 1,6, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। सो गेटिंग नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो एनी नंबर चलेगा, गेटिंग एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। तो आप कहोगे सर एक डाई रोल करने पर वही आता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसी बात है तो ये इवेंट कैसा हुआ, श्योर इवेंट हुआ। यस अब कोई कहेगा कि सर ये तो आपने रोलिंग का डाई में कह दिया, अगर मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया तो फिर आपका सैम्पल स्पेस होगा आइदर हेड या टेल आ सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, तो ये हो सकता है। अब किसी का आस्क ये है, ए इज माई इवेंट, आस्क ये है गेटिंग हेड और टेल, गेटिंग एच और टी। तो आप कहोगे अरे भाई कॉइन टॉस करने पर हेड या टेल कुछ ना कुछ तो आना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारा आस्क ही ऐसा है कि तुम्हारा बेसिकली आस्क ऐसा है, तुम सैम्पल स्पेस ही कह रहे हो, देखो तुम बेसिकली सैम्पल स्पेस ही कह रहे हो, तो ऐसे इवेंट्स को श्योर इवेंट्स कहते हैं। क्या इंटरेस्टिंग लगा कि श्योर इवेंट्स बेसिकली सैम्पल स्पेस की ही डिमांड कर रहा है, ये एक्चुअली सैम्पल स्पेस ही है, तो श्योर इवेंट इज एक्चुअली सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 100% आना ही आना है ना। अगर कॉइन को टॉस किया हेड या टेल आना ही आना है, डाई को रोल किया 1 2 3 4 5 6 आना ही आना है, ठीक है। चल तो ये तो हो गया हमारा टाइप 1 क्लियर। अब टाइप 2 पर जाते हैं। टाइप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइप 2 टाइप 3 आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप 2 और टाइप 3 को साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास सिंपल इवेंट्स और फिर कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। इसको एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कर डालेंगे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाई को रोल किया अगेन, तो मेरे आउटकम्स क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6। अब किसी स्टूडेंट का आस्क सुनना कि सर जी मेरा इवेंट ए कहता है गेटिंग नंबर 1, तो ये एक ही एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस आप मांग रहे हो। अब कोई कहेगा कि सर गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर जब डाई को रोल कर रहे हैं आपको इवन नंबर चाहिए, तो आप 2 4 6 में से किसी में भी अग्री करोगे। ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस हो गए। तो इवेंट ए के अंदर तो एक ही एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस था, इवेंट बी के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस हो गए। तो ये फर्स्ट वाले इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट, सिंपल बात कर रहा है ना, एक ही एलिमेंट पर सेटिस्फाइड है। और इवेंट बी कंपाउंड इवेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर सेटिस्फाई होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर अगर आप ये बात क्लियर कर पा रहे हो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक ही एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस था और इवन नंबर के अंदर 2 4 6 एक से ज़्यादा एलिमेंट्स था ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर हम इवेंट ए को कह देंगे सिंपल इवेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इवेंट और नीचे वाला हमारा हो जाएगा कंपाउंड इवेंट। क्लियर? तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के अंदर इन टोटल 4 टाइप है एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी। बहुत ही आसान है, आराम से सुनना स्टोरी। कि सबसे पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए है 2 3 5, इवेंट बी है 1 3 5। अब अगर आपसे कोई ये कहे फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, जब भी आप होटल में जाते हो और होटल वाले कुछ गड़बड़ करते हैं, वेजिटेरियन हो और खाने में हड्डी आ गई, तो सबसे पहले आप लड़ाई करते हो, फिर रिफंड वो प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको और दुख होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट में आपको जूस या आइसक्रीम देते हैं। अब ये वर्ड सुनना, कॉम्प्लीमेंट में जूस और आइसक्रीम देते हैं। जब वो कॉम्प्लीमेंट में आपको कोई भी चीज़ें देते हैं, तो क्या वो चीज़ आपने पहले से कंज्यूम की होती है या जो आपने नहीं कंज्यूम किया है वो कॉम्प्लीमेंट में देते हैं? ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी केसेस में जो हमने नहीं कंज्यूम किया है ना, वही चीज़ हमको कॉम्प्लीमेंट में मिलती है। सेम यहाँ पर भी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब मैं आपसे कह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो उसका सिंबल होगा a टू द पावर c, क्योंकि c यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, कभी कभी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में a टू द पावर c नहीं दिया है तो a टू द पावर डैश दिया जाएगा या a बार दिया जाएगा। कोई भी अगर सिंबल दिया उसका मीनिंग एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या है कि जो हमने कंज्यूम नहीं किया है वो चीज़ हमको ला कर देंगे। तो इवेंट ए के अंदर जो चीज़ नहीं है वो यहाँ पर पुट करो। इवेंट ए ने क्या कंज्यूम किया है 235, क्या उसका रह गया है मेन्यू कार्ड से 146, ये 146 ही कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा और यहाँ पर हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज़ 146। जो ए ने नहीं कंज्यूम किया है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चल ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है ए और बी। अब ए और बी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, ऐसे सोचते हैं बाइनरी आइदर ए या बी में होना चाहिए, ए और बी, ऐसा नहीं है। इवेंट ए और बी कहता है कि आपका एलिमेंट आइदर ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, अब सिंबल के हिसाब से अगर बात करें तो इसको ए यूनियन बी के फॉर्म में लिखा जाता है। आपने सेट में पढ़ा होगा, सेट थियरी का चैप्टर है तो उसमें आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, अब ए यूनियन बी, एलिमेंट ए या बी या दोनों में मौजूद होना चाहिए, तो 235 135, तो फटाफट से स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि 235 135 और ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3535 आपने रिपीट कर दिया। रिपीट नहीं करना है, यूनिकली लिखना है, एक ही बार लिखना है। अगर रिपीटिशन में आ रहा है ना तो एक ही बार लिखो ना। 2 तो एक ही बार था, 3 2 बार आ गया तो एक बार लिखेंगे, 5 2 बार था एक बार लिख देंगे, फिर 1 यस और बस इतना ही है। 3 वापस से करोगे तो रिपीट वाला था। ये सही है आपका आंसर, ए यूनियन बी। एलिमेंट्स इन ए और बी और इन बोथ। समझ में आ रही है बातें? और अगर बात समझ में आ रही है तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ए एंड बी। ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन होना चाहिए, वो एलिमेंट ए एंड बी दोनों में पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है और बी में नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में होना चाहिए। तो अगर ए एंड बी के एलिमेंट्स चेक करें कौन है दोनों में, 3 और 5 ये दोनों में मौजूद है, तो वही है ए इंटरसेक्शन बी। सिंपली स्पीकिंग एंड को इंटरसेक्शन की तरह और को यूनियन की तरह, ये सिर्फ थियरी में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 और 5 ये दोनों में मौजूद थे। ठीक है, ए बट नॉट बी, इसको हम मैथ्स के हिसाब से ए माइनस बी में लिखते हैं ऐसा, और अगर सेट थियरी के हिसाब से जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बेसिक मीनिंग क्या है? ए बट नॉट बी, ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए। अब वो बताना जरा, ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए। सो 3 5 बी में था, ठीक है, तो ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए, तो 2 ही बचा। फिर अगर 2 ही बचा तो आपका आंसर हो गया ए माइनस बी आपके किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। सो दैट्स इट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में जो 4 टाइप है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और फिर ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, चारों के 4 समझ में आ गए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। ठीक है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब स्पेशल इवेंट्स पर जाते हैं। तो चलिए अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब जैसा नाम है अगेन वैसा काम है। एक्सक्लूसिव आपने सुना होगा, एक्सक्लूसिव ऑफर ऑन अमेजॉन, यानी ये सिर्फ ऑफर अमेजॉन पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेगी या ईबे पर नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। वैसे ही इवेंट्स के अंदर भी होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक इवेंट ए है जिसका आउटकम है 135, इवेंट बी है जिसका आउटकम है 246। अब बताना, अगर मैं ए एंड बी को देखूं तो कुछ कॉमन है? आप कहोगे नहीं है, तो आप ये कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। यानी इवेंट्स ए एंड बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जो ए में चल रहा है बी में नहीं चलता है, जो बी में चल रहा है ए में नहीं चलता है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना, एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नल, देयरफॉर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली आपस में एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, हिंदी में अगर आप समझोगे बड़े आराम से समझ में आती है बातें। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा फेरबदल करो। कैसा फेरबदल करो? 135 246 की जगह आप ये कह दो 135 346। अब
ए इंटरसेक्शन बी नल नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 कॉमन है, इसलिए अगर नल नहीं है, कुछ कॉमन है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहना गलत है। अब हम कहेंगे दिस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ रही है? दिस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी कैसा है? नल। यानी ए एंड बी इवेंट्स कैसे आपस में? ए एंड बी इवेंट्स आपस में है डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं हो रहे ना, इसलिए तो कॉमन नहीं है। अगर इवेंट ए ऐसा है तो इवेंट बी इस प्रकार से गोला नहीं बनाता है, गोला बनाता तो कॉमन मिलता, इस प्रकार से बनाता तो कॉमन मिलता, ऐसे बाहर बैठा है इस प्रकार से, कुछ भी इनमें कनेक्शन नहीं है। जब भी ऐसे इवेंट्स हो जाए, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स ये है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन नल है। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और जो नेक्स्ट टाइप है, आखिरी टाइप है 14.1 के अंदर, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट कंप्लीट सैम्पल स्पेस क्रिएट कर देता है। चलो मैं एग्जांपल से बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है रोलिंग अ डाई, ठीक है, और फिर मैंने इवेंट्स मान रखे हैं कि 1 2 3, इवेंट बी में एलिमेंट्स है 3 4 और इवेंट सी के अंदर एलिमेंट्स है 5 6। तो अब अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूँ तो क्या आता है आउटकम? ए यूनियन बी यूनियन सी करने पर 1 2 3 4 5 6। सर ये तो सैम्पल स्पेस के बराबर आता है। हाँ, तो जब भी इवेंट्स में यूनियन करने के बाद सैम्पल स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं ए बी सी इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, पूरा यूज़ करने के बाद हमको सैम्पल स्पेस आता है, इनका ए यूनियन बी यूनियन सी करने के बाद सैम्पल स्पेस आता है। जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 तक ही होता तो ए यूनियन बी यूनियन सी करने पर सैम्पल स्पेस नहीं आ रहा है, तो ए बी सी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। सिंपल। हाँ, यहाँ पर हटा दी इसको, 6 अगर आ गया, देखो सैम्पल स्पेस क्रिएट हो गया, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। तो ये था आपका 14.1 जिसमें हमने बेसिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना। ठीक है, और इसके अंदर हमको इवेंट्स को मैंने हाईलाइट किया, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फिर हमने नरेट किया इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के अंदर हमारे पास 4 टाइप थे, कॉम्प्लीमेंट, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये हमने सारे देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 14.2 को समझते हैं, जो रूल्स है एंड मैथमेटिकल वे टू अप्रोच द प्रोबेबिलिटी।